इसमें सबसे पहले इम्यूनो टेक्निक्स जो है वो हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो इम्यूनो टेक्निक में भी जो सबसे पहली टेक्निक हम लोगों को देखनी है वो है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो कैसे होती है? जाहिर सी बात है, जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी से अटैच होगा तो उस केस में ये रिएक्शन हमको ऑब्जर्व होगी। लेकिन ये जो अटैचमेंट होता है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का, ये किस तरीके का इंटरेक्शन होता है? तो ये एक वीक एंड रिवर्सिबल, तो बहुत फर्मली नहीं अटैच होते हैं एक दूसरे से और रिवर्सिबली अटैच्ड होते हैं। साथ ही साथ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, परमानेंट नहीं जुड़े रहेंगे। और इसमें कई तरीके के इंटरैक्टिव फोर्सेस लगते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इट इन्वॉल्व्स, सबसे पहले तो इसमें वॉन्डर वॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। तो इन वीक इंटरेक्शंस की हेल्प से एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो है वो आपस में अटैच होते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम लोगों को जनरल स्ट्रक्चर मालूम है, वाई शेप का होता है। दिस इज़ हैवी चेन, दिस इज़ लाइट चेन, और इसमें भी ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये और ये, तो इसको हम क्या कहते हैं? VH, और इसको हम कहते हैं VL, यानी कि ये वेरिएबल रीजन है H चेन का और ये वाला वेरिएबल रीजन है L चेन का। बाकी ये CH है और ये CL है। कांस्टेंट रीजन जो होते हैं, जो चेंज नहीं होते, यही वेरिएबल रीजन्स चेंज होते हैं। और इन्हीं वेरिएबल रीजन्स की हेल्प से जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो एंटीजन से अटैच होता है। अब एंटीजन में भी क्या है, तो ये बेसिक बता रहे हैं, बाकी इम्यूनोलॉजी देखेंगे उसमें तो डिटेल में रहेगा। सपोज करिए ये कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया से फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं और वो जो एंटीजन्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज एपिटोप्स। तो एपिटोप्स क्या होते हैं? बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजन capable of binding with एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडीज। तो एपिटोप का दूसरा नाम भी होता है, एपिटोप को हम और किस नाम से जानते हैं? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक ये एपिटोप बाइंड नहीं करेगा एंटीबॉडी से तब तक जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो होंगी नहीं।
तो किसी भी पैथोजन की जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो एपिटोप्स की वजह से होती है, विच स्पेसिफिकली बाइंड टू अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। ये जिस इलाके से एंटीबॉडी के जिस इलाके से ये बाइंड करते हैं उस इलाके को हम क्या कहते हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है पैराटोप। तो पैराटोप क्या है? पैराटोप इज द स्पेसिफिक एरिया of antibody which combines with epitope। तो एपिटोप से बाइंड करने वाला एंटीबॉडी का जो इलाका होता है उसको हम पैराटोप कहते हैं। जाहिर सी बात है पैराटोप कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी में। अब किसी एंटीजन की सरफेस पे, सपोज ये पैथोजन है जो कि एक एंटीजन की तरह ही काम कर रहा है, उसकी सरफेस पे कितने एपिटोप्स मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 दिखाए, वो डिस्क्राइब करता है कि उस एंटीजन की वैलेंसी कितनी है या वैलेंस कितना है। तो ये भी टर्म यहाँ पे जान लेते हैं, वैलेंस। तो वैलेंस क्या है? नंबर ऑफ एपिटोप्स ऑन द सरफेस ऑफ एन एंटीजन। इसको हम कहते हैं इस एंटीजन की का वैलेंस। इससे क्या पता चलता है? जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स एंटीजन से एक समय में बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 3 है तो इसका मतलब कि 3 अलग अलग एंटीबॉडीज़ जो है वो बाइंड कर जाएंगे। ये एपिटोप सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंटीजन। तो वैलेंस से क्या और पता हो सकता है? इट डिटरमाइंस the number of antibody molecules that can combine with the antigen at one time। तो जितनी वैलेंसी होगी उतने ज़्यादा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स एंटीजन से बाइंड कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिर्फ एक एपिटोप है, इफ़ वन एपिटोप इन एन एंटीजन, तो उस केस में उसको हम क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट। लेकिन जनरली जो है जो एंटीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब कि मोर देन वन कॉपी ऑफ सेम एपिटोप। मल्टीवैलेंट तब कह देंगे जब एक से ज़्यादा टाइप के एपिटोप्स मौजूद होंगे। अब सवाल ये आता है कि जो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये कैसे होती है। तो अगर यहाँ ऊपर हम शॉर्ट में इसको IR से डिनोट करें तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा पूरा। IR कैसे होती है? तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सबसे पहली बात तो सॉल्यूबल एंटीबॉडी चाहिए प्लस सॉल्यूबल एंटीजन चाहिए, और ये जब दोनों सॉल्यूबल स्टेट में है सॉल्यूशन में, उसके बाद आपस में इंटरैक्ट जैसे ही करते हैं तो फाइनली एक इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन में फिर फ्रीली ये मूव नहीं कर सकते। इनका कलेक्टिव जो मास है वो इतना ज़्यादा हो जाता है
कि वो सेटल डाउन कर जाते हैं, सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तैयार कर देते हैं। तो ऐसे एंटीबॉडीज जो सॉल्युबल एंटीजेंस को इकट्ठा कर सकें और प्रेसिपिटेट आउट कर सकें, उन एंटीबॉडीज का नाम ही प्रेसिपिटेंस रख दिया गया। तो इस टर्म को भी यहाँ पे जान लीजिए। प्रेसिपिटिन क्या होते हैं? तो दीज आर एंटीबॉडीज दैट कैन एग्रीगेट सॉल्यूबल एंटीजेंस। तो जैसे ही ये एंटीबॉडीज इस सॉल्यूबल एंटीजन से इंटरैक्ट करेंगी, एग्रीगेशन करा देंगी, इकट्ठा कर देंगी इन एंटीजेंस को, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में विजिबल होगा। ये जो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसको होने के लिए जो एंटीबॉडी है और जो एंटीजन है, इन दोनों को कम से कम बाईवेलेंट तो होना ही चाहिए। तो एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी बाईवेलेंट, यानी कम से कम 2 वैलेंसी हो इसकी। और एंटीजन भी इट ऑल्सो मस्ट बी बाईवेलेंट हो या पॉलीवेलेंट हो तो और अच्छा है, तभी ये रिएक्शन जो है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन की ये कैटलाइज होगी। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक क्रॉस लिंक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, और जो जैसा कि हमने बताया वो कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा होता है कि वो सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, या सॉल्वेंट जो मीडियम है जो सॉल्यूशन का, उससे अलग हो जाता है और प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ये जो आईआर की रिएक्शन है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन की, ये 2 तरीके से हो सकती है। दोनों मेथड हम देखेंगे। तो इट कैन बी परफॉर्म्ड इन सॉल्यूशन और जेल। तो दोनों कंडीशन में, दोनों तरीके से इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कराया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूशन। तो IR या इन सॉल्यूशन, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या है कि ऑप्टिमम कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी, प्लस सिमिलरली ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ही हमको लेना पड़ेगा एंटीजन का, तब जाके एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। ऑप्टिमम कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जितने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स मौजूद हैं, लगभग उतने ही एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होंगे तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो पाएगा। इनमें से अगर कोई भी ज़्यादा है, एंटीबॉडी ज़्यादा है या एंटीजन ज़्यादा है, तो दोनों ही केस में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगा। अभी इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन का रेंज है वो बड़ा ही नैरो होता है, यानी कि सिमिलर होना चाहिए। और उस नैरो कंसंट्रेशन रेंज को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसका मतलब यही, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख दें, IR अकर्स विदिन ए नैरो range of concentration of antigen antibody which is known as
जोन ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल जब होंगे तब ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है जब तक सफिशिएंटली लार्ज नहीं बनेगा तब तक वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। अगर जोन ऑफ इक्विवेलेंस से बाहर हो रहा है मामला तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन या एंटीबॉडी एक्सेस। एक्सेस मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं आउटसाइड दिस रेंज आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी एक्सेस अकर्स। और जब एंटीजन या एंटीबॉडी एक्सेस की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स तैयार होना है वो बड़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से, और बड़ा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा या सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जबकि हमको क्या चाहिए, इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स चाहिए प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। अब देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए डायग्राम हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखी जाए तो एंटीबॉडी क्या है, यहाँ पे एक्सेस में है। जब एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एंटीजन कम मिल रहे हैं, तो ये कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है बहुत छोटा छोटा बन रहा है, जब छोटा होगा तो सॉल्युबल होगा ही। जब इनका कंसंट्रेशन जोन ऑफ इक्विवेलेंस की रेंज में है तो बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लार्ज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जो प्रेसिपिटेट आसानी से हो जाएगा। सिमिलरली एंटीजन अगर एक्सेस में है तो वो इंडिविजुअल एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी बनेंगे, तो इन दोनों एक्सेस की कंडीशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो कर्व दिखाया जा रहा है, ये क्या दिखाया जा रहा है, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि एंटीबॉडी सॉल्यूशन जो है इसमें, दिस इज एंटीबॉडी सॉल्यूशन, जिसमें एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, और इसमें धीरे धीरे करके इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो है वो एंटीजेंस का डाला जा रहा है। तो इसमें थोड़ा डाले, इसमें थोड़ा और डाले, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको भी अगर हम यहाँ पे डायग्राम में इंडिकेट कर दें तो एंटीजन इसमें डाला गया, सब में डाला जा रहा है, सब में डाल दिया गया। और ये क्या है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ शुरू में बहुत कम था एंटीजन, यहाँ थोड़ा और आया, थोड़ा और ज़्यादा आया एंटीजन। तो ये जो इलाका है ये डिनोट कर रहा है एंटीबॉडी एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन अभी बहुत कम है।
उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा एंटीजन जब आया तो यहाँ पे हमको इक्विवेलेंस जोन मिला, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जोन ऑफ इक्विवेलेंस में आ गया, लगभग बराबर आ गया। उसके बाद और ज़्यादा हम एंटीजन डालते चले जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं उसका कंसंट्रेशन, तो अब यहाँ पे एंटीजन एक्सेस हो गया। तो जो प्रेसिपिटेट का अमाउंट है वो एक बेल शेप्ड कर्व में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस इलाके में प्रेसिपिटेशन कम होगा, इक्विवेलेंस जोन में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, और एंटीजन एक्सेस भी जहाँ होगी वहाँ पे कम होता चला जाएगा प्रेसिपिटेशन। तो ये ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये सारा जो हमने स्टेप्स बताए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने कहाँ देखी? सॉल्यूशन में। अब इसके बाद हमको देखनी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जेल में। तो IR इन जेल। तो जेल के केस में क्या होता है? जो जेल यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो अगार जेल ही होता है। अगार जेल इज़ यूज्ड, और यहाँ पे इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। द रिएक्शन इज नोन एज इम्यूनो डिफ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ एग्जैक्ट प्रेसिपिटेशन जैसा नहीं होता है। इम्यूनो डिफ्यूज प्रेसिपिटेट तो बनेगा ही, लेकिन वो जेल के अंदर बनेगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए इस रिएक्शन को कह दिया गया इम्यूनो डिफ्यूजन। कैसे होगा अभी हम लोग देखते हैं उसको। तो इसमें दो कंडीशन है। इसको डायग्रामेटिकली अगर समझ लें तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, उसके बाद हम उसको इलाबोरेट करते हैं। अच्छा एक सेकेंड। ये जो इम्यूनो डिफ्यूज़न की रिएक्शन है ये दो तरीकों से या दो मेथड से होती है। कौन कौन से हैं वो मेथड, उनका नाम पहले जान लीजिए, उसके बाद उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। एक को हम कहते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है दूसरे नाम से? मैंसिनी मेथड। और जो दूसरा वाला होता है उसको हम कहते हैं आउचर-लोनी डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। तो ये कहला रहा है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, और ये कहला रहा है डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। आउचर-लोनी मतलब साइंटिस्ट का नाम है, मैंसिनी भी साइंटिस्ट का नाम है। तो बेसिक क्या तरीका है, कैसे होता है, इसको हम अब डायग्राम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें होता क्या है। बेसिकली ये अगार प्लेट हमको नज़र आ रही है। इस अगार में जो एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है। ये जो अगार जेल है, कलर अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंटीबॉडी जो है वो ऑलरेडी अगार जेल का जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें मिक्स कर दिया था। इसके बाद इसमें बीच बीच में क्या है, ये दीज आर होल्स। तो ये होल है। अब ये जो होल, या इसको हम होल से अच्छा इसको हम टेक्निकल टर्म दें, वेल्स हैं बेसिकली ये। ठीक है।
इन वेल्स में एंटीजन डाला जाता है। तो ये देखो, ये यहाँ पे भी दिखा देते हैं, ये वेल हो गया। इस वेल में डाला जाता है एंटीजन, और धीरे धीरे ये जो एंटीजन है ये वेल की बाउंड्री से होता हुआ डिफ्यूज करता है बाहर, यानी जेल के अंदर डिफ्यूज करता है। जहां पे इसको ऑप्टिमम कंसंट्रेशन एंटीबॉडी का मिलता है, वहां पे ये एक लाइन, या हाँ, लाइन तो एक्चुअली अगर इसमें हम दिखाएं तो ये है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटिन लाइन। और ये जो पूरा सर्किल बन रहा है वेल की बाउंड्री से लेके प्रेसिपिटिन लाइन तक, उसको हम क्या कहते हैं? रिंग। तो प्रेसिपिटिन रिंग। और जो आउटर मोस्ट लाइन है जहां पे ऑप्टिमम रिएक्शन हो रही है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, उसको प्रेसिपिटिन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रेसिपिटिन लाइन कहाँ पे फॉर्म हो रही होगी? जाहिर सी बात है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस में ही फॉर्म हो रही होगी। ठीक, जहां पे एंटीजन या एंटीबॉडी एक्सेस होगा वहां पे ये लाइन ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इससे क्या पता लगा सकते हैं? मेन चीज तो ये है कि इससे पता जो लगा सकते हैं रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन से, यानी कैसे लिख दें, इट इज यूज्ड टू या यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वेल के अंदर जो भी सैंपल हमने डाला, उस सैंपल में कितना एंटीजन था, इस चीज को क्वांटिटेटिवली हम एक आइडिया लगा सकते हैं, और फिर ग्राफ प्लॉट करके हम कंसंट्रेशन भी एंटीजन का निकाल सकते हैं कि कितना एंटीजन रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिंग का साइज है वो अलग अलग दिख रहा है। ये वाली रिंग जो है वो सबसे मोटी है, ये थोड़ी पतली है, ये और पतली है, यहाँ बिल्कुल कम है, यहाँ नहीं के बराबर है बिल्कुल इस वेल के चारों तरफ। तो यानी जो अलग अलग सैंपल्स हमने डाले थे उसमें जितना बड़ा साइज होगा रिंग का, इसका मतलब कि उस सैंपल में उतना ज़्यादा एंटीजन मौजूद है, तभी वो डिफ्यूज़ करके बहुत आगे तक गया है, और उसको जो प्रेसिपिटिन लाइन उसकी बन रही है वो वेल की बाउंड्री से दूरी पे बन रही है। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट कर सकते हैं? तो ये हमने जो लिखा, यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीजन, तो ये कैसे करते हैं? मतलब बाय द डायमीटर ऑफ रिंग फॉर्म्ड अराउंड वेल, इसी से एस्टिमेट करते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए फिर से एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो पहले तो ये वाला मेथड आप समझ लीजिए, ये यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर मीडियम है, इसमें बीच में एंटीजन डाला गया, सिंगल रेडियल डिफ्यूज़न हो रहा है, तो एंटीजन जो है बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर रहा है, प्रेसिपिटिन रिंग जो है वो फॉर्म हो गई, और ये आउटर जो है वो लाइन है, प्रेसिपिटिन लाइन। अब एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों एक्सिस ग्राफ प्लॉट करनी है हमको। तो दोनों एक्सिस पे क्या पैरामीटर्स हम ले रहे हैं, जो एक्स एक्सिस है इस पे हम ले रहे हैं डायमीटर, प्रेसिपिटेंट डिस्क जो बन रही है उसका डायमीटर कितना ज़्यादा है, और वाई एक्सिस पे हम लॉग वैल्यू ले रहे हैं किसकी, एंटीजन कंसंट्रेशन की। लॉग लेने से फ़ायदा ये है कि ये जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो एस्टिमेशन आसान हो जाएगा। लॉग नहीं लेंगे तो ये पैराबोल निकल के आएगा, तो फिर उसमें एस्टिमेशन जो है वो दिक्कत करेगा। तो लॉग वैल्यू इसीलिए लेते हैं टू गेट द स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ। अब इसमें देखिए बेसिकली है क्या कि हमको जैसे यहाँ जो डॉट्स बने हुए हैं, ये पहला सैंपल है, तीसरा सैंपल है, पांचवा सैंपल है, तो इनमें हमको मालूम है कि कितना कंसंट्रेशन जो है वो एंटीजन का मौजूद है, तभी ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। यानी कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया गया है एंटीजन का, पहले, तीसरे और पांचवें में। अब प्लॉट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वेल नंबर 2 और 4 थे, इनका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है कि एंटीजन का कितना कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन लिया गया है। लेकिन जब हम डायमीटर, हम क्या चीज़ मेज़र कर सकते हैं, जब ये रन कर जाएगा, इस वाले जैसे ऊपर हमने देखा, यहाँ जब ये वेल में रन कर जाएगा तो कितना डायमीटर है ये तो हम विजिबली मेज़र कर सकते हैं। उस डायमीटर की जो भी वैल्यू आई, डायमीटर ऑफ प्रेसिपिटेंट डिस्क, मान लीजिए यहाँ कुछ वैल्यू आई रही होगी, एट दिस पॉइंट कुछ वैल्यू आई होगी डायमीटर की, सैंपल नंबर 2 की, सैंपल नंबर 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो कंसंट्रेशन होगा एंटीजन का इन द सैंपल 2। सिमिलरली सैंपल 4 में भी कितना उसका डायमीटर बन के आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से इस ग्राफ की इस हाँ प्लॉट की हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन में एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है ये पता लगा सकते हैं। तो ये किस लिए है, इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीजन। क्या ये समझ में आ गया? ये जो स्टेप्स हमने बताए हैं यहाँ फिगर के नीचे लिखा हुआ है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसको एक बार पढ़ेंगे तो सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जो दूसरा तरीका है, यानी कि आउचर लोनी डबल इम्यूनोडिफ्यूजन। तो यहाँ पे जगह तो कम लग रही, लेकिन लेट्स ट्राई टू एकोमोडेट। अगर यहाँ पे हम देखें कि इसमें क्या होता है, यहाँ आपने देखा रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में चूँकि सिंगल डिफ्यूजन था, यहाँ एंटीबॉडीज़ जो है वो तो फिक्स्ड थे, किसमें, मीडियम में, अगार जेल में। सिर्फ और सिर्फ कौन मूव कर रहा है, एंटीजन। लेकिन डबल इम्यूनो डिफ्यूजन इसलिए नाम इसका रखा गया क्योंकि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिफ्यूज़ करते हैं, रेडियली डिफ्यूज़ करते हैं, और उनके लिए अलग अलग वेल्स होती हैं और एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिफ्यूज रेडियली टूवर्ड्स ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ऐसे ये प्लेट होगी और उसमें एक वेल ये है, दूसरी वेल ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये।
इस वेल में एंटीबॉडी सॉल्यूशन डाल दिया गया और इसमें सपोज करिए एंटीजन, और अलग अलग सैंपल एंटीजेंस के डाले जा सकते हैं, एंटीजन 1, एंटीजन 2। किस एंटीजन से एंटीबॉडी की बाइंडिंग है ये हमको पता लगाना है, तो एंटीजन 4, अलग अलग टाइप के एंटीजन जो है वो डाल दिए गए। इसमें अब होगा क्या, इसमें बेसिकली देखिए दो चीजें यहां पे पता चल जाएंगी। पहला तो रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है वो एंटीजेंस का इन वेल्स में कितना है ये पता लगाने के लिए। दूसरा, क्या ये एंटीजन जो है वो सिमिलर हैं या स्लाइटली डिसिमिलर हैं या पूरी तरीके से डिसिमिलर हैं, ये चीज़ भी इस डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न टेक्निक से पता लगाया जा सकता है। और इसको सिंपली हम डायग्राम की हेल्प से ही समझ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ स्पेस हो जाएगा, लेट्स से। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसके डायग्राम को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, उधर चला गया। आउटर लूनी डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ऊपर बनाया था उसी का यहाँ पे आप समझ लीजिए। एंटीबॉडी बीच वाली वेल में डाला गया और साइड वेल्स में एंटीजन 1 और एंटीजन 2। तो अब ये एंटीजन क्या होगा, जाहिर सी बात है ये माइग्रेट करेंगे जेल में, इधर से मूव करेंगे एंटीजन, और जो एंटीबॉडी है वो भी चारों तरफ जो है उसका डिफ्यूज़न होगा, ये इसमें कोई डाउट है नहीं, हर तरफ डिफ्यूज़ होगा। ये भी हो रहे हैं लेकिन हम सिर्फ इधर दिखा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर इस तरीके का आर्क, यानी कि वही जो प्रेसिपिटिन रिंग है वो फॉर्म हो गई, दिस इज प्रेसिपिटिन रिंग। कहीं स्पेलिंग गलत हो रही है, प्रेसिपिटिन लाइन कहते हैं, ठीक। अगर ये फॉर्म हो रही है तो इस चीज से हमको क्या समझ में आएगा कि जो दोनों एंटीजन हैं दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिटी शो कर रहे हैं। अगर ये दोनों एंटीजन आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग हैं, तो उस केस में ये आर्क जो है वो नहीं मिलेगा। तो प्रेसिपिटिन लाइन इन फॉर्म ऑफ आर्क, ये जब मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों सैंपल सेम है, दोनों सैंपल सेम एंटीजन को कंटेन कर रहे हैं। अगर इस तरीके की क्रॉस्ड लाइन मिल रही है तो इसका मतलब कि दो अलग अलग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो हो रही है। अब स्लाइड से देखिए, दो अलग अलग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे हम किस चीज़ से ले सकते हैं, हमको मालूम है कि एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों एक दूसरे के स्पेसिफिसिटी एक दूसरे के लिए शो करते हैं। तो फिर किस चीज़ पे डिफरेंस आया होगा, गेस करिए।
वैलेंसी। एग्जैक्टली, एंटीजन की वैलेंसी में डिफरेंस आने की वजह से नॉन आइडेंटिटी हम कह सकते हैं कि सिमिलर नहीं, वैलेंसी चेंज हो रही है। पॉलीवेलेंट बाईवेलेंट की जो भी कंडीशन आती है। पार्शियल आइडेंटिटी में क्या हो रहा है, देखो एंटीजन की प्रॉपर्टी में हम लोग एक चीज़ और हमने अभी पहले ही बताया था शुरू शुरू में कि अगर एपिटोप्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं तो वो आइडेंटिटी दिखाएगा। एपिटोप्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। फिर क्या टर्म था, एक पॉलीवेलेंट और मल्टीवेलेंट। पॉलीवेलेंट का मतलब कि सेम टाइप का एपिटोप जो है वो कई बार प्रेजेंट था मल्टीपल कॉपीज में। मल्टीवेलेंट का मतलब कि एक एंटीजन पे कई सारे एपिटोप्स, 3 टाइप के हमने बताए थे। उनमें से अगर एपिटोप्स डिफरेंट, लेकिन फिर वही कंडीशन आ जा रही है, कैसे बाइंड करेगा एंटीबॉडी से। बताओ, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो मालूम है। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि एंटीजन की सरफेस, एंटीजन जो होता है उसमें कई सारे एपिटोप्स हो सकते हैं। सिमिलर टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं या अलग अलग टाइप के एपिटोप्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी क्या इन दोनों से बाइंड करेगा, क्योंकि इसके एक एपिटोप्स आ वो एक ही टाइप के एपिटोप से बाइंड कर सकता है ना, क्योंकि लॉक एंड की तरह काम करता है। लॉक एंड की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्रॉस लाइन क्यों अपीयर हो रही है? पार्शियल आइडेंटिटी डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद आते हैं इस पे वापस। पार्शियल आइडेंटिटी के केस में क्या है कि एजी जो एंटीजन 1 है और ए एंटीजन 2 है, इन दोनों में कुछ एपिटोप्स जो है वो कॉमन है। एक्चुअली में ये रिएक्शन क्यों कैटेलाइज हो रही है? एंटीबॉडी जो है वो डिफ्यूज। नॉन आइडेंटिटी उसके जो एपिटोप्स हैं हम्म। उसके लिए उन एंटीबॉडी में पैराटोप्स नहीं प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो उनसे नहीं बाइंड हो रहा है, वो उनके स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली यही बात है। नॉन आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया, देखो बिल्कुल सही है। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये प्रेसिपिटिन लाइन इक्विवेलेंस में क्यों फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इंटरेक्शन इस जोन में हो रहा है, इन दोनों का ये सिमिलर है बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, जो क्रॉस्ड लाइन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही कि रिएक्शन हो ही रही। क्रॉस लाइन का मतलब क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, एंटीबॉडी भी डिफ्यूज होते होते चली जा रही है, तो जिसकी बाउंड्री, इन दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। मतलब क्या है कि डिफ्यूज होके कहीं कहीं तो जाके खत्म होगा। नॉन आइडेंटिटी में क्या है, अगर ये दोनों एंटीजेंस अनरिलेटेड हैं, किसी एपिटोप को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जो एंटी सीरम डाला है हमने वो इंडिपेंडेंट प्रेसिपिटिन लाइन बनाएंगे ना हर एक एंटीजन से। नहीं समझ में आ रहा है? एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है कि ये जो एंटीबॉडी डाला गया है, ये सिंगल एंटीबॉडी नहीं है, ये एंटीबॉडी का एंटी सीरम जो है वो डाला गया है। ये सारी जगह पे हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब क्लियर हो गया क्या? अब एक्सप्लेन कर सकते हो?
क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दें। देखो, हमने यही कहा कि ये प्रेसिपिटिन लाइन एकदम यूनिफॉर्म आर्क के फॉर्म में बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों आइडेंटिकल हैं, सारे एपिटोप्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। हाँ, डाला क्या गया है? एंटी सीरम डाला गया। एंटी सीरम जब डाला गया है तो उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एंटीबॉडीज मौजूद होंगी एंटी सीरम में। अब और अब हमने यही कहा था ना कि एपिटोप्स जो होते हैं वो पैराटोप से बाइंड करते हैं, तो सिंगल एपिटोप ही तो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करेगा, सिंगल एंटीबॉडी सिंगल एपिटोप से बाइंड करेगी। यहाँ क्रॉस्ड लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि, हाँ, अगर बताना चाहो बताओ, नहीं तो फिर हम एक्सप्लेन करें उसको। बताएं? मतलब वो दोनों एंटीजन, हम्म। उनमें अलग अलग एपिटोप्स हैं, तो वो अलग अलग एंटीबॉडीज से बाइंड कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए हाँ, वो क्रॉस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट प्रेसिपिटिन लाइंस जो है वो तैयार हो रही हैं। इसका, इस रिएक्शन का इस रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए क्रॉस्ड लाइन जो है, लिख दें बल्कि ये टर्म यहाँ पे, दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसी सब पे क्वेश्चन पूछता है। इंडिपेंडेंट प्रेसिपिटिन लाइन, इसका अलग बन रहा है, इसका अलग बन रहा है। पार्शियल आइडेंटिटी में क्या हो रहा है? कुछ एपिटोप शेयर कर रहे हाँ, हैं। कुछ एपिटोप शेयर कर रहे हैं, इसलिए आर्क बन रहा है, प्लस जो एपिटोप्स नहीं शेयर हो पा रहे हैं उसकी वजह से लाइन बन रही है। ये इंडिविजुअल अपना चला रहा है रिएक्शन। समझ में आया? जी सर। हम्म। तो इतना था आज के लिए।